नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बिहार के साथ साथ भारत में शैक्षणिक स्थिति क्या है, शिक्षा का स्तर में गिरावट आया है या उसमें बेहतर स्थिति हुई है, उसके लिए चर्चा करने के लिए हम अपने साथ बुलाए हैं सुंदरकांत जी को, जो एक IAS IPS की तैयारी करने वाले बच्चों को कोचिंग भी देते हैं और ये सीतामढ़ी में सीता माता के मंदिर के लिए भी कई आंदोलन किए हैं, जिससे इनके क्षेत्र के लोग इन्हें सीता पुत्र भी कहते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी हाल में आपने एक कार्यक्रम किया युवा दिवस के ऊपर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी को लेकर के आपने कहाँ से प्रेरणा ली? एक्चुअली ये प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांत और उनकी जो सिद्धांत का शक्तिपुंज है वो पूरे भारत ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विश्व वाङ्मय में प्रासंगिक है। और इनकी प्रेरणा हम सभी युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, इनका जो एक है जो चलते रहो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो ये प्रेरणा हमको संगठन में रह चुके, विद्यार्थी परिषद में लंबे अवधि काम किया हूँ, संघ में भी काम किया हूँ। तो हम लोग का एक दिवस होता था, जिस दिवस में महत्वपूर्ण दिवस होता था स्वामी विवेकानंद जी का दिवस 12 जनवरी को। सर, आज वर्तमान में बिहार की जो शैक्षणिक स्थिति है, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय में शिक्षकों की क्या स्थिति है या शिक्षकों की गुणवत्ता की क्या स्थिति है, उस पर हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली इस समारोह के लिए हमने 6 महीना पहले से एक रूपरेखा तैयार किया, जिस कड़ी में मुझे बिहार के सभी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं विद्यालय जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं जो वहाँ देखा हूँ, खास करके कोरोना के बाद जो हमारे बच्चे जो है भ्रम में जी रहे हैं, हमारे बच्चे चकाचौंध में जी रहे हैं, एक मोबाइल में ही सीमित रहते हैं। मोबाइल का दोनों उपयोग होता है, एक सदुपयोग होता है, दूसरा दुरुपयोग होता है। ज़्यादा दुरुपयोग ही होते हैं। उनके भीतर जो आत्मविश्वास है, उनके भीतर जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, संकल्प है, उसकी कमी हो गई। तो मुझे लगा जो स्वामी विवेकानंद जी का जयंती मनाकर और उनका जयंती एक व्यापक वैश्विक स्तर पर मनाकर, बेमिसाल मनाकर, बच्चों के भीतर जो आत्मविश्वास की कमी हो गई उस आत्मविश्वास से निजात कराकर उनके भविष्य का निर्माण हो, उनका चरित्र का निर्माण हो। और जब चरित्र का निर्माण हो और भविष्य का निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण होगा तो राष्ट्र निर्माण स्वतः हो जाएगा। सर, अभी आपने कहा कि मैं बिहार में कई महाविद्यालय, विद्यालयों में गया और वहाँ बच्चों की जो स्थिति है वो मोबाइल में सिमट गई है। ये मोबाइल में सिमटना अभी तो सरकार भी, जो केंद्र की सरकार है या राज्य की सरकार है, वो भी ऑनलाइन शिक्षा में या सारा काम ऑनलाइन करने की बात कर रही है। तो जो मोबाइल में बच्चों का जो सिमटना हो गया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये ऑनलाइन की जो बात है, ठीक है, ऑनलाइन जो हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, पूरे वर्ल्ड लेवल पर हमको रहना है तो जाहिर सी बात करनी होगी। लेकिन ऑफलाइन का जो है ना, ऑनलाइन कभी जगह नहीं ले सकता है। क्योंकि जब तक आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे तो PDF आपके काम नहीं आएगा। PDF में तो फिक्स रहता है, व्यक्ति दे देता है, उसको PDF बना देता है। लेकिन हम जब अगर व्यापक रूप से पढ़ाई करते हैं सिलेबस को, तभी हमारे भीतर में एक स्पष्ट नज़र आता है, तब हमारी छवि बनती है। और छवि तब बनेगी जब आप विश्लेषण करेंगे। तो विश्लेषण के लिए क्या है, निरंतरता में अध्ययन करना होगा, मोबाइल से नहीं होगा। सरकार को भी इस पर सोचना होगा, जो ये ऑनलाइन, हर चीज़ में ऑनलाइन संभव नहीं है। आजकल ये ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह की भी जो बातें आ गई है बाज़ार में, कि आप मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो रुपया 2 रुपया भी आप मोबाइल के माध्यम से ही आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं, जिसका एक खामियाजा भी सामने दिख रहा है कि आए दिन साइबर क्राइमर लोग जो हैं वो लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपया किसी के अकाउंट से उड़ा ले जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे?
सरकार को इस पर एक सख्त कानून बनानी चाहिए, साइबर कानून, और उसके तहत इस प्रकार के लोगों पर पैनी नज़र रहे। टेक्नोलॉजी ऐसा डेवलप करें, ऐसा टेक्नोलॉजी सिस्टम बने जिससे कि ये इस प्रकार के जो ये होती है, जो ऑनलाइन ठगी होती है, लोगों को डिप्रेशन में डाल देते हैं, ये ना हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि आप एक ऐसा सख्त कानून बनाएं जिससे जो ठगी करते हैं या जो ठगी साजिश करने के प्रयास में लगे हैं वो डरे और उनको लगे जो नहीं, इस प्रकार का हम काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें सुधार होगी। अभी हाल में ही पहली स्थापना दिवस मनाई गई, या यूँ कहिए कि उनका उद्घाटन का समारोह मनाया गया राम मंदिर का। राम मंदिर की चर्चा सरेआम है, हर जगह है, हमारे प्रधानमंत्री भी देश विदेश में इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन राम जिसके बिना अधूरा है, अधूरा माने जाते हैं, उनकी चर्चा कहीं नहीं होती है। और वह जो अधूरा है वो उनकी अर्धांगिनी है, और वह अर्धांगिनी का रिश्ता बिहार के सीतामढ़ी से है। सीतामढ़ी के मंदिर का या सीता मैया के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, इस पर आप क्या कहेंगे? सिया राम मैं सब जग जानी, सीतामढ़ी के पुनौरा धाम जो सीता जी का भव्य प्राकट्य स्थली है, और उस स्थली से जो है सीता, बिना सीता के परिचय और बिना सीता के राम अधूरा है। इसी का तो मैं विगत कई वर्षों से एक जन जागरूकता अभियान चलाया, और वो अभियान एक आकार ले लिया है, जो सरकार के भी कॉग्निजेंस में। हमने तो बताया पहले ही, जो पुनौरा धाम को महाशक्ति पीठ घोषित करे सरकार एवं धर्माचार्य, इस पर कई जन जागरूकता अभियान चलाए, पूरे बिहार में चलाए, पूरे भारतवर्ष में चलाए। मीडिया के बंधु ने हमें काफ़ी सहयोग किया, मेरी बातों को मीडिया के महत्वपूर्ण जगह पर तवज्जो दिया। मैं मीडिया के बंधु को भी इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और सरकार भी इस पर कॉग्निजेंस ली है, पहल कर रही है। रामायण काल में जो, या रामचरितमानस हो या वाल्मीकि रचित रामायण है, उसके अनुसार राम बक्सर में आए, बक्सर में तारकावध का प्रसंग हुआ, उससे आगे चल कर के वो जनकपुर तक गए। तो ये बक्सर से लेकर के जनकपुर तक जाने का जो क्रम रहा है या जो रास्ता रहा है, उस इलाके का आज भी राम पथ या राम और सीता से जोड़ करके विकास नहीं हो सका है। इस पर आप हम बिहार सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम हमने जो आंदोलन या अभियान चलाया, उस अभियान में रामायण सर्किट, और रामायण सर्किट मतलब क्या होता, पंचपाकर, चंदना नदी, इस प्रकार से जहाँ जहाँ सीता जी या रामचंद्र जी जब विवाह के लिए गए अयोध्या से, जहाँ रुके, सभी प्रासंगिक जगहों को उजागर करना हमारी मन की इच्छा यही थी, और जिस पर सरकार ने पहल करके रामायण सर्किट एक प्रोग्राम बनाया। उस रामायण सर्किट में जितने भी जगह है जो अविस्मरणीय जगह है, जो खास करके सीता राम के लिए प्रासंगिक है, सभी जगहों को चिन्हित कर और जो है सो अब प्रयास जारी है, और अभी भी मेरा प्रयास जारी है सरकार के बीच में, धर्माचार्य के बीच में। और ये प्रेरणा मुझे अज्ञात मिला है, ये सत्य और रामत्व का प्रेरणा है, सीता मैया की प्रेरणा है, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, और इसीलिए लोग मुझे सीता पुत्र भी कहें। सब प्रथम मीडिया के बंधु ने ही सीता पुत्र कहा, तो मेरा नाम ही हो गया सीता पुत्र। काम कर रहे हैं सर। अभी चर्चा में ही आपने मोबाइल और ऑनलाइन की बात रखा। मोबाइल बड़े बच्चों के हाथ में आया वो तो समझ में आता है, कॉलेज के बच्चों को एक हाथ में है, वहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव बात समझ में आती है। लेकिन आज तो जो बच्चे हैं, छोटे छोटे भी जो बच्चे हैं, उनके हाथ में भी उनकी माता, उनके परिवार मोबाइल दे रहे हैं। इससे छोटे बच्चों के सेहत पर क्या असर पड़ेगा, उनके शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं उन बच्चे के पेरेंट्स को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, जो मोबाइल बच्चे परेशान करे या जो भी करे, बच्चे को दूसरे माध्यम से उनको शांत कीजिए, मोबाइल नहीं दीजिए। क्योंकि मोबाइल से क्या होता है, एडिक्टेड हो जाते हैं बच्चे, और बच्चे के भीतर में भ्रम हो जाता है, बच्चे गुस्सैल हो जाते हैं, और बच्चे सेल्फिश होते जा रहे हैं, बच्चे समाज से कटने लगे हैं, 10 आदमी के बीच में वो खड़े नहीं हो सकते। हमने तो देखा कई जगहों पर गया तो बच्चे बोल नहीं पाते हैं,
बच्चे में है टैलेंट, लेकिन वो बोल नहीं पाते। उनके भीतर में एक शक की भावना है, शायद हम जो बोलें गलत बोलें, इस प्रकार की भावना है। क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। हम बच्चे के भाव को पढ़ के, मस्तिष्क के हाव भाव भंगिमा से पढ़ के, जो बच्चे में इस प्रकार की बहुत ज़्यादा ये कुरीति है, इस कुरीति को पेरेंट्स ही संभाल सकते हैं और शिक्षक ही। आप बहुत दिनों से आप कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, आईएएस आईपीएस के तैयारी करने वाले बच्चों को शिक्षा देते हैं। पहले 5 साल 8 साल पहले जो बच्चे आईएएस आईपीएस की तैयारी के लिए आते थे, उन बच्चों में और आज जो बच्चे आ रहे हैं उनमें क्या अंतर आपने देखा है, क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? पहले के बच्चे आते थे तो चूँकि पहले के बच्चे पढ़ाई करते थे और पढ़ाई के बाद वो फिर से पढ़ाई करते तो उनको मन लगती थी। अभी के बच्चे क्या करते हैं ना, जो वो पीडीएफ पर काम करते हैं, और पीडीएफ जो है ना सो बच्चे के जो मानसिक जो विश्लेषण करने की क्षमता है या मानसिक क्षमता जो है उसको घटा रही है। तो निश्चित रूप से आप के चैनल के माध्यम से बच्चे को भी हम आगाह करेंगे, अनुरोध करेंगे, जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ें, आप थीम्स को पढ़ें, आप पीडीएफ में ना जाए, आप मॉडल सेट क्वेश्चन में ना जाए। मॉडल सेट क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आप टेक्स्ट पढ़िए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत सारे विद्यालय और महाविद्यालय भी, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय भी कुछ वैसे कोर्सेज को जो केवल और केवल ऑनलाइन ही पढ़ाने का व्यवस्था कर रखा है, या छोटे छोटे विद्यालय के जो बच्चे हैं वो भी, उनको भी टास्क वगैरह आजकल मोबाइल पे या ऑनलाइन दिया जा रहा है। इससे शिक्षा के स्तर में गिरावट हुआ है या उत्थान हुआ है, इस पर आप अपने मंतव्य को रखें। एनईपी की भारत सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बहुत सारे अभियान में मैं काफ़ी मुखर रूप से संलग्न रहा हूँ। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जो संघ के आनुषांगिक संगठन है, हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय अतुल भाई कोठारी जी के साथ हमने एक लंबे अवधि तक काम किया हूँ। तो उसमें हमने इस बात को रखा, जो ऑनलाइन ठीक है, लेकिन ऑनलाइन को प्राथमिकता मत दीजिए, सब्सिडी में रखिए ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन ही जरिया है व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण का। और जब तक व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण नहीं होगा तो फिर राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। अभी जो नई शिक्षा नीति लागू की गई, उसमें एक जो 2010 में शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के कहीं पे रोकने की व्यवस्था नहीं थी। कक्षा 1 से अगले साल दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और वो भी बिना परीक्षा का चले जाते थे। अभी हाल फिलहाल में दिसंबर अंतिम सप्ताह में इसको समाप्त कर दिया गया इस पॉलिसी को। इस पॉलिसी के समाप्त होने पर आप क्या कहेंगे? भारत सरकार से मैं ये निवेदन करता हूँ, जो बच्चे की पढ़ाई स्थिरता से और निरंतरता में चले, उसके लिए इसमें संशोधन ऐसा लाएं जो बच्चे पलायन ना करें, बच्चे ड्रॉप अप ना करें। अभी के डेट में मैं देखता हूँ, मैं विद्यालय गया, मैं कॉलेज गया, तो बहुत बच्चे ड्रॉप अप कर जाते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं पढ़ाई। लिहाजा उनकी माली स्थिति, उनकी घर की स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, जिस कारण से तो मेरे मन में, मेरे दिल में, भावना में ठेस पहुँचता है ऐसे बच्चे। लेकिन हमसे जहाँ तक हो पाता मैं अपने स्तर से करता हूँ, लेकिन मैं सरकार तो हूँ नहीं। तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से इस प्रकार की कानून बनाए जो बच्चे को मैंडेटरी कर दे और बच्चे को सुविधा भी प्रदान करे। सुविधा प्रदान करेंगे तब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, निश्चित पढ़ेंगे, क्योंकि लिहाजा उनकी माली स्थिति के कारण ड्रॉप कर जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, पिछले 20 साल से विकास पुत्र की सरकार है बिहार में, और उसमें डबल इंजन की भी सरकार बनती रही है। जो बिहार के पटना विश्वविद्यालय, पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था भूतकाल में, आज वह पूरे भारत में टॉप 10 के रैंक में भी कहीं नहीं दिखती है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं विकास पुरुष
है नीतीश जी, इसमें कोई शक नहीं। जो भी डेवलपमेंट हुई, विकास हुई, इन्हीं के नेतृत्व में हुए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय नीतीश जी से निवेदन करता हूं, और यदा कदा जब सार्वजनिक जगह पर हम मिलते हैं तो बोलते भी हैं, जो विश्वविद्यालय की स्थिति को सुदृढ़ करें। क्योंकि विश्वविद्यालय में अभी की डेट में मैं देखता हूँ जो वाइस चांसलर आते हैं बाहर से, तो वो वाइस चांसलर अपनी मनमानी करते हैं, बच्चे के साथ छलावे करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं। बच्चे वाइस चांसलर से मिल नहीं सकते हैं, उसके पीछे 4 या 5 लेयर का गार्ड को नियुक्त कर दिया गया। ये नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक को गार्ड की क्या आवश्यकता है? मैं तो इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मैं यूपीएससी, बीपीएससी, जुडिशल मजिस्ट्रेट, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, आज तक हमको कहाँ कोई गार्ड की आवश्यकता। अभी भी नहीं है, कल भी नहीं था, कल भी नहीं रहेगा। तो इतनी गार्ड रखने की, सरकारी पैसा की दुरुपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार को इस पर त्वरित कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। जो वाइस चांसलर कम से कम सप्ताह में 1 दिन बच्चे से रूबरू हो, कहाँ क्या तकलीफ है, प्रिंसिपल कहाँ क्या देख रहे हैं, शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उनको इस प्रकार के उनके चरित्र निर्माण हेतु और एक रिफ्रेशर कोर्स हो, जिसमें बच्चे, शिक्षक, प्रिंसिपल सारे लोग रहें और एक दूसरे से संवाद हो। सप्ताह में 1 दिन जरूर हो संवाद, तो निश्चित रूप से सुदृढ़ हो जाएगा शैक्षणिक व्यवस्था। सर, एक बार भारत के प्रधानमंत्री बिहार आए और आने के बाद उन्होंने आश्वस्त किया था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता दी जाएगी। लेकिन यह वचन दिए हुए भी कई साल हो गए, लेकिन पटना विश्वविद्यालय आज भी राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय ही है। इस पर आप क्या कहेंगे? उसमें है क्या ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए बहुत सारे मापदंड होते हैं, और इसमें बिहार सरकार की मुखिया माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं, इस प्रकार की पहल आप करें और प्रायोरिटी के आधार पर, इसको प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री से निवेदन करें। अगर कोई मापदंड कमी है तो उस मापदंड को पूरा करें। यहाँ तो मैं देखता हूँ जो एक छोटा सा जगह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बन जाता है। मैं कई जगह, मंडी में है हिमाचल प्रदेश में, या कई जगह इसका उदाहरण, अभी जो साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, शुरू में तो छोटा सा जगह में ही शुरू हुआ था, अब तो कैंपस हुआ है, पहले तो कैंपस नहीं था। तो अगर कोई मापदंड में कमी है, वो एक टेक्निकल पॉइंट है, टेक्निकल बात है, तो उस मापदंड को पूरा करके सरकार पहल करे। मैं भी सहयोग करूंगा। मैं चाहूँगा, चूँकि आई एम बिलोंग्स टू पटना यूनिवर्सिटी, मैं चाहूँगा मेरा विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बने। ये भारत के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में से एक विश्वविद्यालय है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। आजकल यदा कदा सुनने में आता है कि अमुक विद्यालय के शिक्षक अपने ही छात्राओं के साथ अनैतिक कार्य करते हुए पकड़े गए, या उन्हें अपने साथ लेकर के कोचिंग संस्थान के जो संचालक होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, अपने ही छात्रा को लेकर के कहीं और चले जाते हैं बिना गार्जियन के मर्जी का, और उसके बाद वो शादी कर लेते हैं। इस अनैतिक जो कुरीति हुई है शिक्षक और छात्राओं में, इस पर आप शिक्षकों को और छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो पहले के डेट में गुरु शिष्य की परंपरा थी, कौत्सोर वर्तंतु, इसको भक्त आरुणी, उस प्रकार की आरुणी जो सिस्टम उस समय थी, प्रासंगिकता थी अतीत काल में, वही समय अभी भी चाहिए। और एक शिक्षक और एक बच्चे में एक मर्यादित व्यवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार पिता और पुत्री में जो संबंध है, ठीक शिक्षक और पुत्री और विद्यार्थी में, छात्रा में भी वही संबंध होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो शिक्षकों से भी अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, अपने चरित्र को और एक शिक्षक का जो एक धर्म है, उस धर्म को अपनाएं और इस प्रकार की कुरीति से बचें। इस प्रकार की कुरीति बिल्कुल निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं भी विगत 3 दशक से हूँ, आज तक कोई किसी भी प्रकार का लांछना नहीं लगी, और अभी भी मैं प्रासंगिक रहा हूँ। सर, आप एक बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवियों के बीच में रहना होता है, शिक्षा का दान करते हैं। अभी बहुत जल्द बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है। विधानसभा चुनाव में लोग किस तरह के प्रत्याशियों को समर्थन करें, उनके क्या कैरेक्टर हों, उस पर उनका क्या समर्थन हो, आप हमारे जनता को, बिहारी जनता को इसके लिए क्या संदेश देंगे या क्या कहेंगे?
देखिए, लोगों को एक आम जो धारणा है वो तो यही चाहेंगे जो हमारे क्षेत्र के विधायक हों या सरकार बने बिहार की, तो ऐसी सरकार बने जो बिहार के समेकित विकास हो, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर सभी पर प्रायोरिटी से उनका डेवलपमेंट हो। और चाहेंगे जो नहीं, हमारे विधायक ऐसे हों जो सार्वजनिक रहें, जो जनता के बीच में हों और जनता के हित में काम करें। तो इस प्रकार की ही सरकार होनी चाहिए। आप अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए, हमारे दर्शकों के लिए दिया, इसके लिए सर आपका धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है सो सस्य श्यामला चैनल के माध्यम से आप आए, हमसे समय लिए, मुझे कहीं जाना था, लेकिन हमने प्रायोरिटी के आधार पर आपको, और आप इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। मैं ईश्वर से, मैया सीता से यही प्रार्थना करता हूँ निरंतरता में आप आगे बढ़ें और ये चैनल आने वाले दिन में आप राष्ट्रीय छवि और प्रांत की छवि तो बन ही गए हैं, राष्ट्रीय छवि बने, यही हमारी शुभकामना। सस्य श्यामला के सभी दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ में कमेंट करें। धन्यवाद।